नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एचडीएफसी बैंक से जुड़ी एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल ही में बैंक के लगभग 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को गिराने का बड़ा कारण बनी है। हाल ही में जहां एक और मिडिल ईस्ट में वेस्ट एशिया में छिड़ी जंग से भारतीय बाजार लगातार प्रभावित हुए जा रहा है, सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की जा रही है और वहीं निफ्टी 50 और सेंसेक्स की टॉप परफॉर्मर जो कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी एचडीएफसी के स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट देखी गई। हाल में हमने एक सेशन किया था जिसमें मंदी आने वाली है को लेकर हमने कुछ संदेह व्यक्त किया था। उस सेशन में हमने आपके सामने प्रश्न के समय यह जानकारी दी थी कि एचडीएफसी के जो पार्ट टाइम चेयरमैन हैं उनका हाल ही में रेजिग्नेशन हुआ है और उस रेजिग्नेशन ने बैंक को संभलने का मौका ही नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि बीते कई महीनों बाद इतनी जबरदस्त एचडीएफसी के बैंक के शेयर्स में गिरावट देखी गई है। आप हैं अतनु चतुर्वेदी और आपके रेजिग्नेशन ने अचानक बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड फर्म्स, निवेशकों के अंदर भी डर का माहौल पैदा कर दिया। साथियों, एचडीएफसी बैंक की यह खबर हेडलाइन है कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया। दूसरा, उनके इस्तीफे के चलते दुनिया भर के जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो डर क्यों गए और अचानक स्टॉक मार्केट में बिकवाली एचडीएफसी बैंक में क्यों आ गई। इस विषय को आज के सेशन में समझने का आप और चर्चा करेंगे कि असल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इस विषय पर क्यों चिंता हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस कर लें। देश की टॉप बैंकों की जहां बात होती है प्राइवेट सेक्टर में, तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप लेकर अगर कोई बैंक बैठी है तो वो एचडीएफसी है। रैंकिंग बैंकिंग के अंदर मार्केट कैप इस बैंक का लगभग 14.5 लाख करोड़ बताया जाता है। भारत के अंदर मार्केट कैप के अंदर ये एसबीआई और आईसीआईसी से भी बड़ी बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन में बताई जाती है। इस बैंक की शुरुआत की अपनी एक कहानी है। हसमुख भाई पारिक नाम के एक व्यक्ति आफ्टर रिटायरमेंट आईसीआईसीआई बैंक से जब लोन लेने गए तो उन्हें नहीं मिला और इसी बात से उन्होंने एचडीएफसी की स्थापना की। एचडीएफसी शुरुआत में हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करने वाली कंपनी बनकर आई और फाइनेंस में उन्होंने शुरुआत में घरों को लोन देना ही काम शुरू किया। बाद में बैंक वर्जन इनका शुरू हुआ, इसलिए एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ये दो अलग अलग वर्टिकल हुआ करते थे। बाद में फिर इन दोनों को मर्ज किया गया एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड को हाल ही के वर्षों में। तो एचडीएफसी के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं और उन बहुत सारे वर्टिकल्स की अपनी अपनी इंडिविजुअल वर्थ है। फिलहाल एचडीएफसी बैंक की चर्चा है क्योंकि एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने रेजिग्नेशन दे दिया 18 मार्च की देर रात को, जिसके चलते स्टॉक में एक्सचेंज के अंदर जब यह खबर बाहर निकल कर आई तो सीधे सीधे कई तरह के सवाल हल्कों में तैरने लगे इन्वेस्टर्स के बीच में। स्टॉक मार्केट को दी गई सूचना के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन की बात की और कहा कि बैंक के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। जब उन्होंने इस तरह से बैंक पर सवाल उठाए तो आज भी स्टॉक बैंक का एचडीएफसी का 2% गिरा और कल की डेट में पिछले समय 5% स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। बैंक का अगर ऑल टाइम लो 52 वीक का देखा जाए तो 770 है। बैंक के स्टॉक 781 पर अगर ट्रेड किए तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी गिरावट मानी जा रही है। अगर आंकड़ों में मार्केट कैप की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ का मार्केट से वाइप आउट होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बैंक की मार्केट वैल्यू लगभग 1 लाख करोड़ रुपए गिर गई स्टॉक के अंदर इतनी गिरावट आने से। इससे पहले वर्स्ट परफॉर्मेंस 2020 में रहा था जब कोविड क्रैश के चलते शेयर गिर गए थे और 13% की गिरावट के साथ 750 रुपए पर आए थे। सबसे बड़ी चिंता म्यूचुअल फंड हाउसेस को हुई जो अन्य बैंक के म्यूचुअल फंड हाउसेस है, जैसे आईसीआईसीआई है या कोटक महिंद्रा है, एक्सिस है। इन सबके जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं ये एक दूसरी बैंक के शेयर्स को परचेज करके चलते हैं। बैंक का स्टॉक तुलनात्मक रूप से लेस वॉलेटाइल मानकर ट्रीट किया जाता है कि हां इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा। इतना बड़ा स्टॉक गिरना अपने आप में बड़ी चिंता मानी जाती है। ऐसे में जो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपने अपने फंड लगा रखे थे एचडीएफसी के अंदर, उनके अंदर बड़ी गिरावट देखी गई है। म्यूचुअल फंड्स का एचडीएफसी के स्टॉक में 26% के आसपास हिस्सेदारी है एचडीएफसी की कुल मार्केट कैप में, जो कि हाल में बढ़कर के 26.66% हुई साल के अंत में, बीते साल में। ऐसे में जहां हजारों करोड़ एक एक महीने के अंदर एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में बैंकों के द्वारा निवेश किए जा रहे हो, यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी एज ए कंपनी के शेयर म्यूचुअल फंड हाउसेज ने परचेज किए हुए थे और वो म्यूचुअल फंड हाउसेज के शेयर्स में वो हिस्सेदारी, अगर एचडीएफसी मान लीजिए 100 रुपए की कुल ब्रांड वैल्यू रखती है तो 26.66% बैंक के अंदर जो हिस्सेदारी है वो म्यूचुअल फंड्स की कंट्रीब्यूशन की है। ठीक है, तो फिलहाल जो हुआ है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर अतनु चक्रवर्ती का इस्तीफा है, जो कि पहले एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। 1985 के आईएएस बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी थे। 35 साल सर्विस में रहे और कई अच्छे पदों पर रहे। बजट के अंदर भी वो प्रक्रिया और निवेश विभाग के प्रमुख के पद पर काम किए थे। वर्ष 2021 में उन्होंने एचडीएफसी बैंक को एज ए चेयरमैन ज्वाइन किया था। मई 2024 में फिर से इस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया और उनका यह कार्यकाल 2027 तक चलने वाला था। आप पार्ट टाइम चेयरमैन थे, इसका मतलब यह हुआ कि वो बैंक के रोजमर्रा के मैनेजमेंट में शामिल नहीं होते थे, बल्कि बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता करते थे और कई नीतिगत फैसलों का गाइडेंस दिया करते थे। वहीं अगर बात की जाए अंतरिम चेयरमैन व्यवस्था की, तो जिसमें उन लोगों को नियुक्त किया जाता है जो कि अचानक चेयरमैन का पद खाली होने पर नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी के की मिस्त्री के नाम से जो व्यक्ति हैं उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। ऐसे में अब सवाल आता है कि अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने अपने रिजिग्नेशन में इस बात को लिखा कि उन्होंने बैंक के भीतर ऐसी कुछ चीजें और प्रैक्टिस देखी जो उनकी व्यक्तिगत सोच और एथिक्स से, यानी उनकी नैतिकता से मेल नहीं खाती। लोग खंगालने लगे इनका रेजिग्नेशन लेटर। उस रेजिग्नेशन के अंदर इन्होंने लिखा, सर्टेन हैपनिंग प्रैक्टिसेस विद इन द बैंक दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर लास्ट 2 years आर नॉट इन कांग्रुएंस विद माय पर्सनल वैल्यू एंड एथिक्स, दिस इज द बेसिक ऑफ माय अफॉरसेड डिसीजन। ये कहकर के इन्होंने पत्र दे दिया। अब सवाल खोजे जाने शुरू हुए कि भाई ऐसा क्या चल रहा था बैंक में। चेयरमैन जो कि सबकी अध्यक्षता ले रहा है उसी को अगर समझ नहीं
नहीं आ रही, बैंक में दिक्कत हो रही है, तो क्या था? तो असल में दिक्कत क्या थी कि इस बैंक के अंदर एक एमडी है जिनका नाम है शशिधर जगदीशन। उनके कार्यकाल का बैंक एक्सटेंशन करना चाहती थी, बोर्ड जो है वो एक्सटेंशन करना चाहता था, ये उसके पक्ष में नहीं थे। जगदीशन का दूसरा कार्यकाल का पहले ये चाहते थे कि पहले परफॉर्मेंस रिव्यू हो जाए। 2023 में उन्हें नियुक्त किया गया था, तो 2026 के अक्टूबर में फिर से उनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा होनी थी। तो ऐसे में ये खिलाफ थे कि भैया शशिधर जगदीशन को अगर आप दोबारा लेकर आना चाहते हो तो एक बार इसका रिव्यू कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि शशिधर जगदीशन के चलते पहले भी बैंक की इमेज को नुकसान पहुंचा है। कैसे? असल में लीलावती अस्पताल नाम से मुंबई में एक अस्पताल है, उसके ट्रस्ट के द्वारा, मतलब ट्रस्टियों के बीच में चल रहे विवाद में शशिधर लीलाधर, ये क्या नाम है इनका, एमडी शशिधर जगदीशन जो है, इनका नाम भी निकल कर आया था। तो आरोप था कि शशिधर जगदीशन ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की है अस्पताल के ट्रस्ट के अंदर। पूर्व ट्रस्टियों का आरोप था कि 20 वर्षों के अंदर अस्पताल में लगभग 1500 करोड़ की हेराफेरी हुई है और उसमें जो एमडी शशिधर जगदीशन है उनका नाम जुड़कर आ रहा था। आरोप यह भी था कि इन्होंने 25 करोड़ रुपए के अवैध रूप से बैंक में जमा करवाए थे। आरोप यह भी था कि ये काला जादू करवाते थे। इसके चलते लीलावती ट्रस्ट ने एचडीएफसी बैंक के सीईओ को हटाने की भी मांग की थी। लीलावती अस्पताल पर शशिधर ने इस चलते 1000 करोड़ का डिफेमेशन केस भी फाइल कर दिया था। इन सबके चलते एचडीएफसी बैंक का पिछले सालों में काफी ज्यादा नाम लीलावती के चलते खराब हुआ था। एक और मामला भी था और वो मामला था एचडीएफसी बैंक के अंदर क्रेडिट स्विस के आपातकालीन विलय के समय अपनी वैल्यू को हाई दिखाने का। वो भी एक मामला था जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। इन दोनों ही मामलों के साथ अतनु चक्रवर्ती कंफर्टेबल नहीं थे। एक और मामला भी था और वो था नियुक्तियों के अंदर अतनु चक्रवर्ती का 12 अप्रैल को जिमी टाटा की नियुक्ति के प्रस्ताव पर मतभेद, यानी कि बैंक के अंदर कौन लोग एंट्री करें इस बात को लेकर के अतनु चक्रवर्ती अपने लोगों से कन्विंस नहीं थे, या फिर कहिए बोर्ड में इस बात को लेकर मतभेद था। भावेश जवेरी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक के, उनकी जगह पर जिमी टाटा की नियुक्ति होनी थी। जिमी टाटा वो अनड्यू, मतलब जिमी टाटा लंबे समय से चीफ क्रेडिट ऑफिसर हैं एचडीएफसी बैंक में 1994 से। तो बोर्ड का यह मानना था कि उन्हें बोर्ड में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इनका यह मानना था कि साहब ये अनड्यू एंटाइटलमेंट है कि वो इसके लिए योग्य नहीं है, फिर भी आप इनको योग्यता के अकॉर्डिंग वो दे रहे हो, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो कुल मिलाकर के बोर्ड के अंदर लोगों की नियुक्ति, एमडी के पद पर बोर्ड के अंदर और बैठे लोगों की नियुक्ति को लेकर शशिधर अतनु चक्रवर्ती कन्विंस नहीं थे। इसके साथ साथ कुछ और कारण भी थे जिनको कि इन दिनों हाईलाइट होता हुआ देखा गया कि एचडीएफसी बैंक का हाल ही में जीपीएस लगवाने पर, कार लोन के मामले में जीपीएस को जबरदस्ती बेचना, गाड़ियों में लगवाना वाले मामले भी थे जिनको लेकर वो एथिकल प्रैक्टिस नहीं माना करते थे। तो बोर्ड की नियुक्तियों को लेकर के और साथ में बैंक की प्रैक्टिसेस को लेकर के वो थोड़े मतभेद में थे। इस चलते उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने यही बात लिखी भी कि मैं बोर्ड की प्रैक्टिसेस से और एथिक्स से कन्विंस नहीं हूं। इसके चलते एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स में गिरावट आई। लेकिन चूंकि ये बैंक देश की सबसे बड़ी बैंकों में से है, ये टू बिग टू फेल बैंक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए आरबीआई को देशवासियों को समझाने के लिए आगे आना पड़ा। आरबीआई ने कहा कि ये कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है, ये एक मतलब रेगुलर प्रोसेस है और इसकी जगह पर हम लोग अपने स्थान पर मतलब व्यवस्थाएं करें। मतलब आरबीआई ने खुद आकर के कामकाज और गवर्नेंस को लेकर देशवासियों को कहा कि चिंता की जरूरत नहीं है, सब सही चल रहा है। इसके लिए अब केके मिस्त्री नाम से जो व्यक्ति हैं, उन्हें फिलहाल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जो काम कर रहे थे, उन्हें यह कमान सौंपी है जो अतनु चक्रवर्ती की थी कि वो अब इस चीज को आगे लेकर चलेंगे। ऐसे में निवेशकों के द्वारा एक दिमाग में भय क्रिएट हुआ और वो भय इस बात का था कि यार कौन सी ऐसी बात है जो बैंक वाले गलत कर रहे हैं, और बैंक वाले गलत कर रहे हैं तो क्या बैंक वाकई में कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही? अगर फ्रॉड कर रही है तो क्या हमें स्टॉक बेच देना चाहिए? ये जो बातें छिड़ने लगी थी, इन्हीं बातों के चलते स्टॉक में गिरावट देखी गई। बस ये जो स्टॉक की गिरावट है, यही हेडलाइन बन गई। आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंटरनल मामलों की कंफ्लिक्ट है, कहीं किसी लोन का या किसी एनबी, मतलब अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि साहब इन्होंने किसी का लोन माफ कर दिया या कोई लोन घोटाला हो गया, ऐसा कोई बात फिलहाल निकल कर नहीं आई है। ठीक है, तो ऐसे में आपको शेयर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए आपका पार्ट है, आप अपना रिसर्च करें। लेकिन बाजार के अंदर जो फिलहाल और जो एडवाइजर्स हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं, जैसे एक्सिस डायरेक्ट का कहना है कि लंबी अवधि तक भरोसा बरकरार रहेगा, एमके ग्लोबल का कहना है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है लेकिन सावधानी जरूरी है, नोमुरा का कहना है कि कुछ चिंताएं अभी भी बाकी हैं, मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कुछ लौट सकता है भरोसा। मतलब फिलहाल के लिए जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि फिलहाल दबाव में रह सकते हैं स्टॉक। यानी कि ये सब मार्केट एनालिस्ट के अपने अपने विजन और व्यू है। फिर भी आपको अपना स्टॉक रखना है, बेचना है, ये आप अपना डिसीजन लें, लेकिन पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग से हमेशा बचें। ये हमारी एडवाइस हमेशा आपके लिए रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।